हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग चल रहे थे बायोलॉजी अनसोल्व पेपर की सीरीज पर चल रहे थे, जिसमें 2020 के 6 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। 2020 के 7 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग इकट्ठा हुए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं बायोलॉजी अनसोल्व पेपर 2022 के सेट नंबर फर्स्ट। 2022 सीरीज स्टार्ट हो गई है। 2022 की सीरीज मिलेगी सेट फर्स्ट जीओ, कोड नंबर है जीओ। यहाँ पर 2022 के जो है सॉल्ट सेट करवाए जाएंगे आपको। 2022 के सीरीज मिलेगी जो आपको हमारे और जो बच्चे हमारे चैनल में नए होंगे उनके लिए क्या होगा कि वो लोग हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर के 2020 और 2022 के सेट्स आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि हमारा चैनल है केमिस्ट्री क्लासेस का, तो केमिस्ट्री का सारा वीडियो, सारा पैटर्न, सारा सिलेबस, यानी चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 12 तक सब हमारी वीडियो यूट्यूब पर चैप्टर फ्री में उपलब्ध है। आपको प्लेलिस्ट पर जाकर के आप चैप्टर वाइज कुछ भी चेक कर सकते हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। चैप्टर वाइज मिलेगा, पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा। और अगर आप सब लोगों का साथ रहा तो बहुत ही जल्द या नेक्स्ट सेशन से हम लाइव क्लास भी आपके लिए लेने लगेंगे। लाइव क्लास का ऑप्शन हम आपके लिए चालू कर देंगे, ठीक है ना। लाइव क्लास का ऑप्शन चालू करेंगे आपके लिए। लाइव क्लास नेक्स्ट सेशन से हम लोग लाइव क्लास में मिल सकते हैं, जो कि हमारे बच्चे हैं। दरअसल क्या होता है, हमारे इटावा के बच्चे तो हमारे पास पढ़ने आ जाते हैं, लेकिन जो है ऑफलाइन में आ जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन के लिए इटावा के बच्चे उपलब्ध नहीं हो पाते दूर के लिए, तो उनके लिए लाइव क्लास ऑनलाइन पर मिलेगी। ऐसी मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत ही जल्दी आप लोगों को लाइव क्लास उपलब्ध करवा दी जाए, ठीक है ना। और एक बार फिर से क्या है कि बच्चों, आप सब आज सभी मकर संक्रांति का त्यौहार है ना। मकर संक्रांति का त्यौहार है, तो आप सभी को हमारे और हमारे परिवार की तरफ से आपको और आपके समस्त परिवार को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। घर में रहिए, बैठिए, खिचड़ी खाइए, मुंगोड़े खाइए, पकोड़े खाइए और आराम से अपनी बोर्ड एग्जाम को किला फतेह करने के लिए अपना मौका दीजिए, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर अर्जित कर सकें। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग आ जाएंगे, बहुत जल्दी से हम लोग शुरू करने वाले हैं, नो प्रॉब्लम और नो टाइम्स। तो आइए शुरू करते हैं। 2022 सेट नंबर फर्स्ट बायोलॉजी, कोड नंबर जीओ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है। निम्न में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है। पहले का नंबर है, जिसमें कि आंसर आपका होगा अखरोट। थर्ड ऑप्शन सही है, अखरोट। अखरोट हमारा जो है वो आभासी फल में नहीं आता है। ख नंबर, प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभन कूट है। इसका पहला ऑप्शन सही है, AUG, ठीक है ना। गा नंबर पर होगा। अगर हम गा नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण यानी जैव विघटित प्रदूषक है। तो इसका भी तीसरा ऑप्शन सही है, वाहित मल होता है। और घा नंबर, चौथा क्वेश्चन जो ऑप्शनल का लास्ट क्वेश्चन होता है, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरेल स्थित है, वो आपका सेकंड ऑप्शन सही है, लखनऊ में, ठीक है ना, लखनऊ में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का पर। दूसरे के का में कह रहा है, टैपिटम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य है। तो हेडिंग डाल देंगे टैपिटम, ठीक है। टैपिटम की बात करेंगे तो टैपिटम में क्या कह रहा है, यह पराग मात्र कोशिकाओं के चतुष्क में स्थित होता है। यह पराग मात्र कोशिकाओं के चतुष्क के मध्य, यानी आपने देखा होगा जो पराग कोश होता है कुछ इस तरीके से होता है, 4 पार्ट होते हैं इस तरीके से। तो यहाँ जो मध्य का भाग होता है, यहाँ पर ये टैपिटम नामक स्तर पाया जाता है। अब इसका कार्य भी पूछा है, जिसका कार्य होता है क्या, पराग कणों को पोषण प्रदान करना। पराग कणों को पोषण प्रदान करना।
ठीक है ना। दूसरे का खा की बात करें हम, दूसरे का खा कह रहा है मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। तो इन्होंने 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया है मटर के पौधे में, 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया है इन्होंने, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे का गा कह रहा है किस पैथोजन के कारण हाथी पांव यानी एलिफेंटिएसिस रोग होता है, यह पैथोजन किस संघ से संबंधित है। तो दूसरे के गा की बात की जाए तो दूसरा का गा क्या होगा कि जो रोग है वो रोगजनक लिख दें या फिर इसको पैथोजन कह सकते हैं। ये वाउचेरिया, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी, ठीक है ना। और इसके संघ की बात कर रहा है तो इस किस संघ का है, ये प्रोटोजोआ से संबंधित है, प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है, ठीक है ना। अब दूसरे का घा कह रहा आरडीएनए में आर क्या है। दूसरे के घा की बात करें, कह रहा आरडीएनए में आर क्या है। तो आर जो होता है वो प्रतिबंधन एंजाइम होता है। क्या होता है, लिख सकते हैं यह प्रतिबंधन एंजाइम है, सॉरी प्रतिबंधन एंजाइम, ठीक है ना। और इसी के आगे हम लोग चले तो दूसरे के अंगा की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का अंगा कह रहा है निकेत को परिभाषित कीजिए, ठीक है, निकेत को परिभाषित कीजिए। तो हमारा जो दूसरे का अंगा था वो कह रहा था निकेत को परिभाषित कीजिए। तो निकेत में क्या होता है, जो प्रत्येक जीव जाति होती है, प्रत्येक जीव जाति किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए एक विशिष्ट स्थान का चुनाव करते हैं, उसी जहाँ रहते हैं वो उस वायुमंडल से संबंधित होते हैं। तो वायुमंडल और जीवधारी के बीच के संबंध को ही पारिस्थितिक निकेत कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे लिखेंगे, प्रत्येक जीव जाति विशिष्ट कार्य एवं आवास ग्रहण करते हैं, है ना। प्रत्येक जीव जाति विशिष्ट कार्य एवं आवास ग्रहण करते हैं। कार्य क्रियाशीलता, आगे लिख सकते हैं कार्य क्रियाशीलता यानी कौन कौन से वो कार्य कर रहा है, कैसे, जैसे कि भोजन ग्रहण करेगा, खाना लेगा, ठीक है ना। कार्य क्रियाशीलता एवं आवास के सम्मिश्रण को पारिस्थितिक निकेत कहते हैं, पारिस्थितिक निकेत कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है तीसरे का अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का कह रहा है आईवीएफ तथा जीआईएफटी गिफ्ट का पूरा नाम, आईवीएफ और जीआईएफटी के पूरे नाम, फुल नेम बताना है। तो आईवीएफ का तो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट, अंतःपात्र निषेचन इसको कह सकते हैं हिंदी में, अंतःपात्र निषेचन, ठीक है। और गिफ्ट का पूरा नाम होता है गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ये होते हैं इनके पूरे नाम। अब हम लोग चलते हैं तीसरे का खा। क्वेश्चन नंबर 3 का खा कह रहा असंग जनन पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना। असंग जनन पर टिप्पणी लिखिए। हाँ, तो हमारा जो तीसरे का खा कह रहा असंग जनन,
असंग जनन पर टिप्पणी करवा रहा है। असंग जनन को हम लोग इंग्लिश में एपोमिक्सिस कह सकते हैं, एपोमिक्सिस कह सकते हैं, ठीक है ना, एपोमिक्सिस होता है। इसकी खोज जो है, इसकी खोज विंकलर ने 1908 में की थी। इसकी खोज विंकलर ने 1908 में की थी। इनके अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी उल्टा हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में, कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में, कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में संयुग्मन के बिना ही, संयुग्मन यानी फर्टिलाइजेशन के बिना ही, संयुग्मन के बिना ही नए पौधे का विकास हो जाता है। विकास हो जाता है, असंग जनन कहलाता है। असंग जनन कहलाता है, ठीक है ना। कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में संयुग्मन के बिना ही, संयुग्मन आपको पता है, कोई भी जनन क्रिया हो, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में क्रॉस करते हैं, मिलते हैं, तब जाकर के नए बीज का या नए जीवधारी का जन्म होता है। लेकिन पौधों में ऐसा देखा गया है कि कभी कभार बिना संयुग्मन, बिना फर्टिलाइजेशन के ही नए पौधे का विकास हो जाता है, तो उसे हम असंग जनन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। इसके आगे तीसरे का टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोमों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो भैया तीसरे की की बात करें, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में पूछ रहा है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात हो रही है। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक गुणसूत्र कम हो जाता है तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 47 हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप लोग बड़े आसानी से अनसॉल्व पेपर को सॉल्व भी कर रहे होंगे। काफ़ी बच्चों की कॉल्स आई, बहराइच से आई, बहराइच, गोरखपुर, है ना, फरुखाबाद। अभी कल मेरे पास बदायूं से कॉल आई थी, बदायूं डिस्ट्रिक्ट से, नाम शायद प्रदीप बताया था या प्रतीक बताया था, मुझे याद नहीं है। बदायूं से इन्होंने कॉल किया था भैया कि सर मेरा बायोलॉजी का 2022 का अनसॉल्व पेपर करवा दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आज करवा दूंगा, यानी एक सप्ताह के 10-12 दिन के अंदर आपके सारे सेट 2022 के सॉल्व हो जाए, बायोलॉजी के भी और केमिस्ट्री के भी। केमिस्ट्री के आपको पता है 2018, 2019 और 2020 के सारे सेट प्रेजेंट में मौजूद हैं, और 2022 के सॉल्व करवाने हैं। जो आपको आज बायोलॉजी का सेट मिल रहा है 2022 का, कल आपको केमिस्ट्री का सेट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये बच्चे बाहर से बहुत जुड़ रहे हैं। प्रतीक भैया को फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाम मिस्टेक हो सकता है, लेकिन वो बदायूं के हैं और उन्होंने कल कॉल किया था, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो अच्छे से अच्छे 95+% पर अपने मार्क्स अर्जित करें, ऐसा मैं कामना करूंगा, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं हम लोग तीसरे के घा पर। क्वेश्चन नंबर 3 के घा की बात करेंगे। जैसे कि बदायूं से कॉल आई कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो अगर भैया किसी को भी प्रॉब्लम होती है, कोई आंसर चाहिए केमिस्ट्री या बायोलॉजी में से, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप हमें
बता सकते हैं। अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना ना भूलें, ठीक है, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 3 के घा पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का घा कह रहा है एल्कोहल दुरुपयोग के क्या कुप्रभाव है। एल्कोहल दुरुपयोग की बात करते हैं तो अल्कोहल तो आप जानते हैं ना, शराब होता है, और शराब पीना तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये शराब की बोतल में भी लिखा होता है, लेकिन हम लोग क्या करें, है ना, हम लोग पीते जरूर है ना, कितना भी लिखा हो, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी आदत से बाहर नहीं आते। जैसा कि हम अपने भारतीयों की पहचान बताते हैं, हम भी उसी में से हैं, कहीं बाहर नहीं। जिस दीवार पे लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, वहीं पर थूकते हैं। जिस दीवार पर लिखा होता है यहाँ टॉयलेट करना मना, वहीं पर टॉयलेट करते हैं। हॉस्पिटल को अच्छा माना गया, लेकिन हॉस्पिटल के जीना के कॉर्नर पर थूक थूक करके इतनी गंदगी फैलाएंगे। और व्यवस्थाएं सबको साफ चाहिए, व्यवस्थाएं सबको साफ चाहिए और खुद करते नहीं है, बताइए। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम लोग एल्कोहल के कुप्रभाव पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग डालेंगे एल्कोहल के कुप्रभाव, ठीक है। तो देखिए एल्कोहल के क्या क्या कुप्रभाव होते हैं। 3 का घा है जो कि 2 नंबर का है, तो ज़्यादा डिटेल में ना जा करके हम लोग नंबर 1 पर लिखेंगे। तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव। तंत्रिका तंत्र का प्रभाव क्या होता है भैया, आप जानते हैं ब्रेन सिस्टम, ब्रेन ही हमारी पूरी बॉडी का हेड मास्टर है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी का सब नियंत्रण करता है। आप किसी खाने का, पनीर का स्वाद, कोई भी चीज़ जानते हैं, चलना उठना बैठना दौड़ना खेलना कूदना सोना गाना हंसना टीवी देखना मोबाइल चलाना, सारा वर्क किसका है, ब्रेन का है। अगर ब्रेन फेल है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, पागल, फिर उसको कोई चीज़ जान मालूम रहता नहीं रहता ना, तो सारा वर्क किसका है, ब्रेन का है। चलिए ब्रेन पर करते हैं। तो पहला तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव, यानी शराब को पीने वाला व्यक्ति अपने ब्रेन पर कंट्रोल नहीं करता, देखते गाड़ियों में एक्सीडेंट होते रहते वगैरह वगैरह। नंबर 2 पर चलते हैं, यकृत पर प्रभाव। ये सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। जो लोग शराब पीते हैं उनके लीवर सिरहोसिस नामक बीमारी हो जाती है, अर्थात उनका लीवर खराब हो जाता है, और अंततः पर क्या हो जाता है आप जानते हैं। नंबर 3 पर है हृदय पर प्रभाव। हृदय पर प्रभाव क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 4 पर आते हैं आमाशय पर प्रभाव। आमाशय पर प्रभाव, आमाशय में क्या होता है, हमारा जो स्टमक होता है उसमें अल्सर हो जाते हैं, अल्सर हो जाता है ना, अल्सर होने से क्या होगा, स्टमक खराब हो जाता है, पाचन क्रिया प्रभावित होती है। नंबर 5 पर है वृक्कों पर प्रभाव। वृक्कों पर प्रभाव, किडनी, वृक्क मतलब किडनी होता है, किडनी हमारी खराब हो जाती है, और किडनी खराब होने से आगे आप समझ सकते हैं। इसके अलावा नंबर 6 वाहन चालन पर प्रभाव होता है, वाहन चालन पर प्रभाव होता है। नंबर 7 आहार नाल के कैंसर हो जाता है, आहार नाल का कैंसर हो जाता है, कैंसर जैसी भयंकर बीमारी हो जाती है, जो कि आप जानते हैं कैंसर लाइलाज बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं। कोई बात नहीं, आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का अंगा, क्वेश्चन नंबर 3 का अंगा कह रहा है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट तो ये आप लोग जानते हैं, हम लोग इसे 2020 के सेट में कर चुके हैं, 2020 के सेट में इसे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको वहीं से देख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा परागण के प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है, परागण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो भैया पहले तो हम लोग हेडिंग डालते हैं परागण। क्या डालते हैं, परागण। परागण में क्या डेफिनेशन लिखेंगे, किसी पुष्प के पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है, परागण कहलाता है। अब देखिए कैसे करेंगे, जैसे डायग्राम में आपको दे रहा हूं बना करके, बहुत छोटा सा है,
ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा। ये वर्तिकाग्र है, इंग्लिश में स्टिग्मा बोलते हैं, इसे स्टाइल बोलते हैं वर्तिका, और ये ओवरी होती है। परागकण यहाँ बनते हैं, पोलन सैक होता है, पोलन सैक यहाँ पर परागकण बनते हैं। इस परागकण का यहाँ से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुँचने की घटना, परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुँचने की घटना को ही परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण। ये दो प्रकार का होता है, यह है दो प्रकार का होता है। नंबर एक काम करते हैं, बोर्ड को साफ कर लेते हैं। नंबर एक पर सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण। स्वपरागण इंग्लिश में कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। इंग्लिश देख ले बेटा, इंग्लिश पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आगे की कंपटीशन तैयारी कैसे होगी वो इसी पर डिपेंड करती है। सेल्फ पॉलिनेशन है ना, स्वपरागण। जब किसी पुष्प के परागकण, पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे की दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। ठीक है ना, तो इसे स्वपरागण कहते हैं। जब उसी पुष्प के वर्तिका परागकण उसी पुष्प पर या उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। क्या कहेंगे भैया? स्वपरागण कहते हैं। और नंबर 2 पर आता है परपरागण। परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? जब किसी पुष्प के परागकण उसी जाति की दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। तो इसे परपरागण कहते हैं। ठीक है ना। एग्जाम ये 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 है कीट परागण, नंबर 2 है वायु परागण, नंबर 3 है जल परागण और नंबर 4 होता है जंतु परागण। लेकिन हमारा क्वेश्चन 3 नंबर का है तो हमारा 3 नंबर का काम खत्म हो गया। अब इससे आगे ज़्यादा डिटेल हम देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इससे ज़्यादा डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर? चौथे का घ कह रहा जैव विविधता का महत्व पहचाइए, महत्व समझाइए। 4 के घा की बात करें, जैव विविधता का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसको हम लोग 2020 के सेटों में सॉल्व कर चुके हैं, तो वहां पर हम इसको देख लेंगे। जैव विविधता क्या है,
जैव विविधता कितने प्रकार की होती है, इसको कैसे कर सकते हैं और इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस सब आपका हो चुका है, इसलिए इसको डिस्कस हम यहाँ पर नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का इसी से रिलेटेड है, कह रहा है जैव विविधता। क्वेश्चन कह रहा है जैव विविधता संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। अभी मैंने वही बताया कि ये दोनों क्वेश्चन 2020 के सेटों में सॉल्व हो चुके हैं, घा और कावी, तो वहां से इसको हम लोग देख लेंगे। और आप लोगों ने जिसने शुरू से देखा है वो सब कर चुका है, और जो नया है, नया बंदा है, नहीं जुड़ा है, वो अब जुड़ जाए और प्लेलिस्ट पर जा करके पहले 2020 के सेट सॉल्व करेगा, उसके बाद में 2022 तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। हाँ, डायरेक्ट आप 22 के करोगे तो आपको काफ़ी कुछ हेल्प नहीं मिलने वाली है। अच्छा भैया, 5वें का खा, जैव प्रौद्योगिकी का वैक्सीन उत्पादन, जीन चिकित्सा तथा मानव इंसुलिन परिवर्धन में योगदान की चर्चा कीजिए। 5 का खा जो है, ठीक है, मानव इंसुलिन उत्पादन, मानव इंसुलिन उत्पादन, वैक्सीन उत्पादन, है ना, मानव इंसुलिन उत्पादन, वैक्सीन उत्पादन, जीन चिकित्सा, ये सारी चीज़ें आपके पीछे के सेटों में हो चुकी हैं, ठीक है, पीछे के सेट में हो चुकी हैं, तो आप वहाँ से ढूंढ सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमसे 9412653889 पर व्हाट्सएप करके क्वेश्चन नंबर, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट नेम देते हुए आंसर ले सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ओके, तो ये हो गया 5 का खा। अब 5 के गा की बारी है, ठीक है ना। तो हम लोग चलने वाले हैं 5 के गा पर, इसको साफ करते हैं और 5वें के गा पर चलते हैं। और भैया वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें। आप लोग लाइक बहुत कम करते हो, व्यूअर्स बहुत हो जाते हैं, लेकिन लाइक बहुत कम लोग करते हैं। और इसके अलावा कमेंट तो कम ही करते हैं। कमेंट करिए भाई, मैं आपको जवाब दूंगा, रिप्लाई करूंगा। आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आप कहाँ पर बैठे हो और कहाँ से आपको सारी सेवाएं फ्री में मिल रही हैं, तो फ्री में भैया थोड़ा सा लाइक और कमेंट भी दे दिया करें, है ना। ओके, क्यों इतनी कंजूसी दिखाते हो। खैर कोई बात नहीं, हम लोग चलने वाले 5वें के गा पर। 5वें का गा कह रहा है कि मलेरिया परजीवी की 4 प्रजातियों के नाम लिखिए। मलेरिया परजीवी की 4 प्रजातियों के नाम लिखना है आपको। इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले मलेरिया के प्रकारों का उल्लेख करना है, इनसे कौन कौन सा मलेरिया होता है, ठीक है। तो मलेरिया परजीवी की 4 प्रजातियों के नाम। तो पहला तो आपका जाना माना है क्वेश्चन नंबर 5 का गा, है ना। पहला तो आपका जाना माना है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। वाइवैक्स इसकी प्रजाति है, स्मॉल लेटर से ही लिखी जाती है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। इसे से जो है टर्सरी मलेरिया होता है, तृतीयक मलेरिया होता है, ठीक है ना। टर्सरी मलेरिया हो जाता है, इससे तृतीयक मलेरिया होता है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है समथिंग 48 आवर्स, यानी 48 घंटे बाद बुखार आता है, ऐसी कंडीशन होती है। और सेकंड नंबर पर होगा प्लाज्मोडियम मलेरियाई। प्लाज्मोडियम मलेरी इससे टेट्राड मलेरिया होता है, चतुर्थक मलेरिया कह सकते हैं। टेट्राड मलेरिया होता है, चतुर्थक मलेरिया होता है। और इसमें जो है लगभग 72 आवर्स में बुखार आता है, यानी 3-3 दिन के अंतर पर आता है। तीसरा है हमारा प्लाज्मोडियम ओवेल। इससे जो है
स्लो टर्सरी मलेरिया होता है। स्लो टर्सरी मलेरिया, मंद तृतीयक मलेरिया जिसको कह सकते हैं, इसमें लगभग 48 आवर्स में बुखार आता है। और चार प्रजातियां पूछा था। चौथी है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये घातक मलेरिया होता है। इसको प्रणासी मलेरिया भी कहते हैं, मतलब बहुत कम मिलता है लेकिन घातक होता है, अर्थात बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, हाँ, बचना बड़ा मुश्किल। और सभी को आपको पता है कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। ये सारे 4 उपजीवी जो हैं ये सब प्रोटोजोआ फाइलम से संबंधित हैं। प्रोटोजोआ संघ का प्लाज्मोडियम प्राणी है, उसी की प्रजातियां हैं जिनसे अलग अलग टाइप का बुखार आता है। ठीक है, अच्छा भाई, तो ये क्वेश्चन हो गया। 5वें का घा। 5वें का घा क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 5 के घा की बात करें तो उसने कहा मानव में AB और रुधिर वर्ग की वंशागति का वर्णन कीजिए। रुधिर वर्ग की वंशागति का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, तो चलो शुरू करते हैं यहीं से। 5 का घा, रुधिर वर्गों की वंशागति। रुधिर वर्गों की वंशागति के बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग। हेरिडिटी ऑफ ब्लड ग्रुप्स, हेरिडिटी ऑफ ब्लड ग्रुप्स, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो देखिए क्या होता है, मनुष्य में 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, आपको पता होगा। ए ब्लड ग्रुप, बी, AB और O, है ना। ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होता है। बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी ए होता है। AB ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए व बी दोनों होते हैं, एंटीबॉडी कोई नहीं होता। O ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी एंटीजन कोई नहीं होता लेकिन एंटीबॉडी ए व बी दोनों। ठीक, O ब्लड ग्रुप सभी को दे सकता है। AB ब्लड ग्रुप जो है वो सभी से ले सकता है, इसलिए ये सर्वग्राही और ये सर्वदाता। ये तो थे रुधिर वर्ग। अब इनकी वंशागति का अध्ययन करना है। तो लिखेंगे क्या? रुधिर वर्गों की वंशागति, मेंडल के नियमों के अनुसार होती है। ए ब्लड ग्रुप एक प्रभावी जीन IA तथा बी ग्रुप प्रभावी जीन IB के कारण होता है। ठीक है, तो इनके जो संभावित जीन होंगे, ए ब्लड ग्रुप के लिए क्या क्या हो जाता है? IA और I0। बी ब्लड ग्रुप के लिए जीन क्या होंगे? मिस्टेक हो रहा है। IB, IG। AB ब्लड ग्रुप के लिए A और IA और IB होगा।
ओ ब्लड ग्रुप के लिए I0 ये अप्रभावी जीव होते हैं ना। तो ये तो थे रुधिर वर्गों की वंशागति किस प्रकार होती है। अब इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा बड़ी आसानी से। है ना, देखिए लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, एक व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए व पत्नी का रुधिर वर्ग बी है, तो उनकी संतानें किस रुधिर वर्ग की होंगी। तो एक तरफ लिख लेते हैं पुरुष और दूसरी तरफ लिख लेते हैं महिला। ठीक है, पुरुष का ब्लड ग्रुप क्या लिया गया है ए और महिला का ब्लड ग्रुप क्या है बी। इसके जो जीन बनेंगे, जो मैंने कि अभी पीछे यहाँ पर नीचे लिखकर दिखाया था IA I0, और इसका हो जाएगा IB और I0। अब मान लो कि इन दोनों में क्रॉस होता है, संबंध बनते हैं, और ठीक है बी, कौन सा बी, IB I0 IA I0, इसका इसके साथ क्रॉस होगा तो क्या बनेगा भैया IA IB, इसका हो जाएगा IB I0, ये हो जाएगा IA I0, इसका इसके साथ क्रॉस होगा और इसका इसके साथ तो I0 है ना, ये कंडीशन आ जाएगी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ए और बी दोनों हैं, जो कि जीन मैं पीछे बता चुका, तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, AB हो जाएगा। IB I0 में ये ब्लड ग्रुप B हो जाएगा, और ये ब्लड ग्रुप A हो जाएगा, और ये ब्लड ग्रुप O हो जाएगा। इस प्रकार जिनका रुधिर वर्ग A और B है पति पत्नी में, तो उनकी सभी संतानें चारों रुधिर वर्ग की हो सकती है। ये रुधिर वर्ग की वंशागति हो गई है, का वर्णन हो गया। तो पांचवें का घा हमारा फिनिश हो जाता है। अब हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के का पर। क्वेश्चन नंबर 6 के का पर चलते हैं। तो छठवें का कह रहे निम्न पर टिप्पणी लिखिए। छठवें का फर्स्ट भ्रूण कोश की बात कर रहा है। भ्रूण कोश तो हेडिंग डाल दीजिए। और अब लॉन्ग आंसर आ गए, जैसा कि आपको पहले पता है कि लॉन्ग आंसर मैं बोल देता हूँ। तो भ्रूण कोश के बारे में हम लोग लिखेंगे। हेडिंग डाल दीजिए भ्रूण कोश और लिखना शुरू करें कि यह गुरु बीजाणुधानी में धसी लगभग अंडाकार गैमिटोफाइट संरचना होती है। गैमिटोफाइट संरचना होती है। गैमिटोफाइट संरचना होती है, यानी कुछ इस प्रकार से हम डायग्राम दे सकते हैं। ये इस तरह से अंडाकार रचना होती है। आगे लिखें जो कि अत्यधिक पतले
पेक्टोसेलुलोज, पेक्टोसेलुलोज, ये लिख सकते हैं पेक्टोसेलुलोज। पेक्टोसेलुलोज स्तर द्वारा घिरा रहता है। इसके अंदर की ओर 7 कोशिकाओं का समूह होता है। 7 कोशिकाओं का समूह होता है। एक बड़ी, उसी के आगे लिखो, एक बड़ी द्विकेंद्रीय ध्रुवीय कोशिका। द्विकेंद्रीय ध्रुवीय कोशिका ये मध्य में होती है। इसमें 2 कोशिकाएं मिल चुकी होती, दोनों केंद्रक मिल चुके होते हैं। ध्रुवीय कोशिका, कॉमा 3 अगुणित कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर होती हैं। 3 अगुणित कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर होती हैं, जिनमें एक बड़ी होती है जिसे अंडकोशा कहते हैं, और ये सहायक कोशिकाएं हैं। सहायक, तो आपने क्या लिखा? 3 अगुणित कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर होती हैं और 3 निभागी कोशिकाएं होती हैं। ये ऊपर की साइड निभाग होता है, तो 3 निभाग कोशिकाएं होती हैं। 3 निभाग कोशिकाएं, तो इस तरह 3 और 3 मिला के 6, 6 और 1 7, 3 निभागी कोशिकाएं होती हैं। अंडद्वार की ओर, आगे लिखिए, अंडद्वार की ओर की बड़ी कोशा को अंडकोशा कहते हैं और शेष 2 सहायक कोशाएं कहलाती हैं। शेष 2 सहायक कोशाएं कहलाती हैं। शेष 2 सहायक कोशाएं कहलाती हैं। निभाग की ओर की ये जो कोशिकाएं होती हैं, निभाग की ओर की कोशिकाएं प्रतिमुख कोशिकाएं कहलाती हैं। प्रतिमुख कोशा कहलाती हैं। तो ये था हमारा भ्रूण कोश के बारे में वर्णन हो चुका। और इसका काम क्या होता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करना। इसका कार्य होता है भ्रूण वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम इसका होता है। ठीक है। और इसी में जो जुड़ा हुआ है 6वें के का दूसरा पार्ट, विपुंसन, तो इसको भैया हम 2020 के सेटों में करवा चुके हैं। अगर आपको नहीं देखे हैं तो 2020 के सेट देखिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन मॉडल पर आप देख लीजिए कौन से सेट में विपुंसन पूछा गया है, उसी से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा भैया, 6वें का खा, मानव में भ्रूणीय परिवर्धन से क्या अभिप्राय है? 6वें का खा, मानव में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी भ्रूणीय परिवर्धन से क्या अभिप्राय है? तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, डिटेल से लिखेंगे, लॉन्ग आंसर है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस, हेडिंग डाल दें और आगे हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इसको क्वेश्चन को हम बोलेंगे, लॉन्ग आंसर है, लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मनुष्य में भ्रूणीय विकास, इसमें लिखेगा मनुष्य का भ्रूणीय विकास स्त्री के गर्भाशय में होता है।
स्त्री के गर्भाशय में होता है। मनुष्य के जीवन चक्र में कोई लार्वा अवस्था नहीं होती, जीवन चक्र में कोई लार्वा अवस्था नहीं होती। अतः ऐसे भ्रूणीय विकास को प्रत्यक्ष भ्रूणीय विकास कहते हैं। प्रत्यक्ष भ्रूणीय विकास कहते हैं। यह निम्न चरणों में पूरा होता है। नंबर 1 पर हेडिंग डालेंगे फर्टिलाइजेशन, हिंदी में निषेचन कहते हैं, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। इसमें लिखेंगे मनुष्य में निषेचन क्रिया फेलोपियन नलिका में संपन्न होती है। इस क्रिया में कई शुक्राणु अंडाणु को घेर लेते हैं और इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। और द्विगुणित जाइगोट बनाता है। एक अंडाणु के चारों ओर बहुत सारे शुक्राणु इस तरीके से घेर लेते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही सक्सेस होता है और अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो दोनों के केंद्रक मिलकर के क्या बनाते हैं? 2n रचना अर्थात द्विगुणित रचना बना देते हैं। नंबर 2 पर हो जाता है क्लीवेज हेडिंग डालेंगे, बेदलन बोलते हैं, बेदलन। लिखिएगा निषेचन के लगभग 24 घंटे बाद क्लीवेज प्रारंभ होता है। यह होलोब्लास्टिक होता है। मतलब इनका जो जाइगोट है वो पूरा 2 कोशिकाओं में, फिर 2 से 4 कोशिकाओं में बढ़ जाएगा। इस तरीके से 4 से फिर 8, यानी बराबर कोशिकाओं में, बराबर भागों में बढ़ता है, इसलिए इसको कहते हैं होलोब्लास्टिक। तो क्या लिखा? होलोब्लास्टिक होता है। उसके आगे लिखिएगा इस क्रिया में तेजी से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है और चौथे दिन तक गेंद के समान रचना बन जाती है, जिसे मारुला कहते हैं। नंबर 3 पर हेडिंग होगी ब्लास्टुलेशन। इसमें लिखेंगे निषेचन के 4 से 6 दिन बाद मारुला
फेलोपियन नलिका से होता हुआ गर्भाशय में पहुंचता है। इसकी कोशिकाएं किनारों की ओर व्यवस्थित हो जाती हैं, जिससे ब्लास्टोसील नामक गुहा बन जाती है, जिसे ब्लास्टुला कहते हैं। इसके किनारे की ओर की कोशिकाएं चपटी हो जाती हैं, जिन्हें ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और नंबर 4 पर रीडिंग होगी इम्प्लांटेशन। निषेचन के 7वें दिन ब्लास्टुला का गर्भाशय की दीवार में रोपण हो जाता है। यानी स्थिर हो जाता है। नंबर 5 पर रीडिंग आती है गैस्ट्रुलेशन। लगभग तीसरे सप्ताह में ब्लास्टुला में परिवर्धन होता है और यह गैस्ट्रुला में परिवर्तित हो जाता है। इसी से 3 स्तर इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म का निर्माण होता है। इक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म का निर्माण होता है। इन्हीं तीनों स्तरों से शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का था मनुष्य में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब हम लोग 6 के गा पर चलेंगे। सिक्स का गा सीकल सेल एनीमिया, शॉर्ट में इसको हम अरक्तता यानी खून की कमी भी कह सकते हैं। सीकल सेल एनीमिया की बात कर रहे हैं। अरक्तता यानी खून की कमी को भी कह सकते हैं, ये खून की कमी होती है। इसमें होता क्या है भैया कि हमारी जो आरबीसी हैं वो सिकुड़ कर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, ठीक है ना। और डेड होने का मतलब है कि वो मर जाती हैं, फिर वो ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता उनकी समाप्त हो जाती है। और जब ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता समाप्त हो जाएगी तो बॉडी को ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध होगी, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसके बारे में लिख लेंगे, हेडिंग डाली दिया होगा। इस रोग में रुधिर में O2 की कमी होने पर यानी ऑक्सीजन की कमी होने पर हीमोग्लोबिन की रचना बदल जाती है। फलस्वरूप आरबीसी
सिकुड़कर हंसिया के आकार की हो जाती है। इस तरीके से आरबीसी डेड हंसिया के आकार की हो जाती हैं, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। अब हम लोग चलते हैं छठवें के घा पर। बायोगैस की बात कर रहा है। बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। तो भैया हमने बायोगैस मतलब कि गोबर गैस के बारे में पूरा लिखना है, और इस क्वेश्चन को हम 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि ये 2020 के सेट में से हो चुका है। आप लोग देख लीजिएगा कौन से सेट में बायोगैस या गोबर गैस लिखा हुआ है, वहां से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मनुष्य में मादा जनन तंत्र, है ना, मादा जनन तंत्र। तो ये भैया 2020 के सेट नंबर 2 या 3 में ये क्वेश्चन हो चुका है, 100% हो चुका है। मनुष्य में मादा जनन तंत्र, तो वहां से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना, 2020 से सॉल्व कर लेंगे। सातवें का जो अथवा है, क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा कह रहा पुष्पी पादपों में निषेचन के बाद घटनाओं की व्याख्या कीजिए। निषेचन के बाद के घटनाओं की व्याख्या करना है। कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं निषेचन के पश्चात, उसके बारे में। तो पुष्पी पादपों में निषेचन पश्चात घटनाओं की वर्णना कीजिए। तो देखिए क्या होता है, निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाओं का वर्णन करना है, तो इसमें हमें एक लॉन्ग आंसर देना है। और लॉन्ग आंसर में हमें क्या देना है कि किसी पादप की द्विबीजपत्री या एक बीजपत्री पादप के भ्रूण के विकास का वर्णन करना है। भ्रूण के विकास का वर्णन करना है, जो आपके नोट्स में लिखा है ना, चैप्टर नंबर 2 में होना चाहिए। 1 चैप्टर तो आपका रिड्यूस है ना 30% के अकॉर्डिंग, तो चैप्टर नंबर 2 पर ये आपको सब कुछ मिल जाएगा, भ्रूणीय विकास। इसे हम वहां से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वंशागति का भ्रूणीय सिद्धांत, गुणसूत्र सिद्धांत का वर्णन करना है। वंशागत के गुणसूत्र सिद्धांत का वर्णन करना है। तो इसके बारे में आइए जान लेते हैं हम लोग क्या होता है गुणसूत्रीय सिद्धांत। इसमें लिख लेंगे, लिखना शुरू करें, हेडिंग डाल दें पहले, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 8 वंशागति का, हेडिंग डाल दो वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, लिखिएगा
इसके बारे में सर्वप्रथम सटन एवं बावेरी ने बताया था। सटन एवं बावेरी ने 1902 में बताया था। सटन एवं बावेरी ने 1902 में बताया था। इन्होंने बताया कि युग्मकों के बनने की प्रक्रिया में मेंडल के नियमों के अनुसार होती हैं। अर्थात गुणसूत्रों की वंशागति मेंडल के नियमों के अनुसार होती है। इसी आधार पर सटन एवं बावेरी ने सटन एवं बावेरी ने 1902 में वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार नंबर 1 पॉइंट में लिखेंगे। नंबर 1, मेंडल के कारकों का जोड़ा, मेंडल के कारक मीन्स होता है जीन, मेंडल के कारकों का जोड़ा यानी जीन का जोड़ा समजात गुणसूत्रों के जोड़े पर तो नंबर 1, मेंडल के कारकों का जोड़ा यानी जीन्स का जोड़ा समजात गुणसूत्रों के जोड़े पर भौतिक रूप में स्थित होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि समजात गुणसूत्र के जोड़े के प्रत्येक गुणसूत्र पर एक कारक यानी एक लक्षण या एक जीन उपस्थित होता है। नंबर 2, अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के दौरान इस समजात गुणसूत्रों का ही पृथक्करण तथा स्वतंत्र अपव्यूहन होता है। अर्थात इससे यह स्पष्ट होता है कि गुणसूत्र ही मेंडल के कारकों के वाहक होते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, वंशागत का गुणसूत्री सिद्धांत। इसका जो अथवा दिया गया है, अथवा 8वें का, वो कह रहा है औद्योगिक उत्पादों के संश्लेषण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये आपके चैप्टर्स मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव है ना, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव नामक चैप्टर में इसका आंसर आपको डिटेल में मिल जाएगा। अथवा हमारे सेटों को पीछे से अगर देखेंगे तो वहां से भी इसका आंसर आपको मिल जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेट का, और इसी के बाद हम लोग अगले दिन यानी अगले सेट पर मिलेंगे। कह रहा आरडीएनए तकनीक, क्वेश्चन नंबर 9, आरडीएनए तकनीक, इसे भैया पुनर्योगज डीएनए तकनीक भी कहते हैं।
पुनर्योगज डीएनए तकनीक, पुनर्योगज डीएनए तकनीक भी इसको कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का सिंबल है आर और उसी से बना है आर डीएनए तकनीक, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रिया या पुनर्संयोगज डीएनए तकनीक या आर डीएनए एक ही बात है, जो आपके 2020 में हो चुका है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी नामक चैप्टर में यानी जैव प्रौद्योगिकी नामक चैप्टर में इसका आंसर आपके पास उपलब्ध होगा, आपके नोट्स में होगा, आपके सर ने जरूर लिखाया होगा, ठीक है, वहां से कर लेंगे। और इसका जो अथवा है समष्टि, समष्टि के बारे में कह रहा है। वैसे तो ये टॉपिक जो है आपका रिड्यूस टॉपिक है, हटा हुआ टॉपिक है। इसकी विभिन्न क्रियाओं का वर्णन जो है ये सब चीजें आपको पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम नामक चैप्टर पर आपको मिल जाएगा, वहां से इस सबको हम सॉल्व कर लेंगे। और इसी के साथ हमारा ये सेट समाप्त होता है। और एक बार फिर से आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। मिलेंगे हम लोग अगले सेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट जरूर कर दें। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, जैसे लॉन्ग आंसर कुछ मैं छोड़ देता हूं, आपको बता देता हूं, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप उसके लिए हमें व्हाट्सअप कर दें, और व्हाट्सअप करके अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट नेम जरूर डालें। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं।